हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो अमेंडमेंट्स आए हैं। आरटीपी मई 26 के अंदर इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट्स डाल दिए हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा अमेंडमेंट है। कुल मिला के देयर आर 13 पेजेस। अगर आप आरटीपी देखेंगे तो देयर आर टोटल 13 पेजेस जिसमें अमेंडमेंट्स कवर किए गए हैं और उसके बाद क्वेश्चंस स्टार्ट हुए हैं। तो यार 13 पेजेस है तो इसका मतलब बहुत सारा अमेंडमेंट होगा, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा। द आंसर इज नो। अमेंडमेंट जो इन्होंने इस 13 पेजेस में कवर किए हैं उसमें अमेंडमेंट्स तो कुल मिला के 6 अमेंडमेंट्स हैं, बट डिस्कशन बहुत सारा ओवर कर लिया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट बिल्कुल नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अगले 5 मिनट्स में ये सारे अमेंडमेंट्स डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, आइदर डिस्क्रिप्टिव या फिर एमसीक्यू के लिए। और वो अमेंडमेंट्स मैं आपके साथ इस आरटीपी के थ्रू नहीं, आरटीपी से मैंने एक अलग पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल बनाई है। वो पीडीएफ फाइल सिर्फ 2 पेजेस की है और उसमें मैंने लिख दिया है इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड अमेंडमेंट्स। 2 पेजेस की फाइल है, इवन 2 पेजेस भी नहीं है, 1.5 पेज 1.5 पेजेस का फाइल है। बस आपको ये करके जाना है और कुछ भी नहीं देखना है। नाउ इन नेक्स्ट 5 मिनट्स वी विल डिस्कस द अमेंडमेंट्स प्रॉपरली, वी विल डिस्कस द अमेंडमेंट्स एंड इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फाइल मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, उसका लिंक मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और पिन कमेंट में डाल दिया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वैसे उन्होंने 6 to 7 अमेंडमेंट्स लिखे हैं, पर मैंने उसमें से एक इंडेस 21 का कवर किया है। इंडेस 1 में 2 कवर किए हैं, ठीक है, और एक इंडेस 12 कवर किया है, क्योंकि इसके अलावा जो भी है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, फालतू आइटम है, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, आपका एफआर बहुत जबरदस्त हो चुका है, आपको पता है कि आपके 90 प्लस आने वाले, तो आप आरटीपी बढ़िया 13 पेजेस की पढ़ के जाना। क्या पता 90 ना आके 91 आ जाए, ठीक है। बट बाकी बच्चों के लिए ये शीट रेलेवेंट है, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, सबसे पहला अमेंडमेंट है इंडेस 21। इंडेस 21 में एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है विच इज कॉल्ड लैक ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी। इंडेस 21 मतलब फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में 2 करेंसीज का एक एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है ना। जैसे आप मुझे बताइए, इंडियन करेंसीज को अगर आपको डॉलर के साथ एक्सचेंज करना हो तो इजीली एक्सचेंज हो जाएगी, हाँ, तो उसको बोलेंगे एक्सचेंजेबल। तो इंडियन करेंसी इज एक्सचेंजेबल विद डॉलर, पाउंड, है ना। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया की करेंसी मुझे चाहिए और मैं इंडियन हूं और मुझे नॉर्थ कोरिया की करेंसी चाहिए। तो अब मुझे बताओ, क्या मुझे नॉर्थ कोरिया की करेंसी इतने आसानी से मिल जाएगी? नहीं। तो उस कंसेप्ट को कहते हैं करेंसी इज नॉट एक्सचेंजेबल। उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? करेंसी इज नॉट एक्सचेंजेबल। तो फंडा सिंपल सा है, क्या बोला गया है? A currency is exchangeable into another currency when the entity can obtain the other currency with a normal administrative time frame through a legal enforceable mechanism। एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंजेबल कब होगी? जब एंटिटी उसको इजीली ऑब्टेन कर ले, नॉर्मल टाइम फ्रेम में। नॉर्मल टाइम फ्रेम मतलब कितना टाइम लग जाएगा यार, मुझे डॉलर चाहिए, कितना टाइम लग जाएगा? 1 दिन में हो जाएगा, ठीक है ना। और लीगल इन्फोर्सेबल मैकेनिज्म के थ्रू हम एक्सचेंज कर सकें। बट अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो करेंसी उस दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंजेबल नहीं है, सिंपल। अब बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर आप एक्सचेंज कर पा रहे हो तो उस करेंसी को बोलेंगे एक्सचेंजेबल। अगर उस करेंसी में कोई गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं या फिर कोई सैंक्शंस लगे हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस हैं बहुत सारे, ठीक है, या फिर उस करेंसी के ऊपर बहुत लिमिटेड एक्सेस है। लिमिटेड एक्सेस मतलब मान लीजिए मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल जिम्बाब्वे का डॉलर, हाँ, मुझे चाहिए जिम्बाब्वे कंट्री का डॉलर। अब जिम्बाब्वे कंट्री का डॉलर मुझे मिल तो जाएगा, पर जितना मुझे चाहिए हो सकता है उतना ना मिलेगा। मान लीजिए मुझे अपने 1 करोड़ रुपीस को जिम्बाब्वे डॉलर में कन्वर्ट करना है, पर हो क्या रहा है कि मैं सिर्फ 10 लाख रुपीस को ही कन्वर्ट करवा पा रहा हूं जिम्बाब्वे डॉलर में। तो यहां क्या आ गया? लिमिटेड एक्सेस आ गया। तो अगर किसी करेंसी में गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेड एक्सेस है या सैंक्शंस हैं, तो उस कंट्री की करेंसी को कहा जाएगा नॉट एक्सचेंजेबल। अब इस केस में
इंड एस 21 के अंदर सपोज आप ऐसी किसी करेंसी, फॉरेन करेंसी के साथ डील कर रहे हो जो नॉन एक्सचेंजेबल है, उस केस में आप उसको कन्वर्ट कैसे करोगे? आपको तो स्पॉट रेट चाहिए, तो आपको स्पॉट रेट एस्टिमेट करना पड़ेगा। सर कैसे? देखो, अगर कोई करेंसी एक्सचेंजेबल है तो स्पॉट रेट इजीली मिल जाता है, इंटरनेट पे ही अवेलेबल होता है। पर अगर कोई करेंसी नॉट एक्सचेंजेबल है तो उसका एस्टीमेट करना पड़ेगा। एस्टीमेट करने के दो मेथड्स हैं, मेथड 1, मेथड 2। यूज द ऑब्जर्वेबल रेट, बस याद रख लेना, यूज द ऑब्जर्वेबल रेट। हो सकता है ये एमसीक्यू में आए। एक ऑब्जर्वेबल रेट देख लो, जैसे कि ऑफिशियल रेट अवेलेबल फॉर अनदर पर्पस। वैसे तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स के लिए एक्सचेंजेबल नहीं है वो जिम्बाब्वे डॉलर या फिर नॉर्थ कोरिया करेंसी, बट स्पेशल सिचुएशन के लिए अवेलेबल है, तो वहां से उसका रेट निकाल लो, ऐसा। तो उसको बोला गया है यूज ऑब्जर्वेबल रेट। दूसरा बोला गया यूज एस्टिमेशन टेक्निक, जहां पर आपको थोड़ा सा अनऑफिशियल मार्केट डेटा लेके करेंसी का एक्सचेंज रेट एस्टिमेट करना पड़ेगा, स्पॉट रेट एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो अगर नॉन एक्सचेंजेबल करेंसी है तो उसका एस्टिमेट करना पड़ेगा स्पॉट रेट। एक्सचेंजेबल करेंसी के केस में एस्टिमेट नहीं करना पड़ता, अवेलेबल होता है। एस्टिमेट करने के दो तरीके, ऑब्जर्वेबल रेट और एस्टिमेशन टेक्निक, सिंपल। अब हमारा अकाउंटिंग इंपैक्ट तो ये समझ गए तुम। अब इसके अलावा ट्रांजिशन, जब तुम पहली बार इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करोगे तो क्या तुम्हें इसको रीस्टेट करना है, क्या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है? द आंसर इज नो। चलो बहुत बढ़िया, एमसीक्यू में ध्यान रखना। तो जब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा तो हमें पिछले साल में कोई भी रीस्टेटमेंट नहीं करना है, हमें करंट ईयर में ही ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग या एफसीटीआर में ही एडजस्टमेंट्स करने हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट, लैक ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी वाला, ठीक है ना। तो दो बातें बस ध्यान रखनी थी, स्पॉट रेट इजीली नहीं मिलेगा, एस्टीमेट करना पड़ेगा, एस्टीमेट करने के दो तरीके, और दूसरा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना है, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग या एफसीटीआर में चेंजेस करने। चलिए, दूसरा अमेंडमेंट है हमारा इंड एस 1 के अंदर, इंड एस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें अमेंडमेंट उन्होंने आरटीपी में 3-4 डाले हैं, 4-5 डाले, बट मैंने इसमें 2 कवर किए क्योंकि 2 ही काम के हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी करंट वर्सेस नॉन करंट। अगर आपको करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन याद हो तो करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन में जो 4th नंबर पॉइंट था वो ऐसा पॉइंट था कि एंटिटी शुड हैव द अनकंडीशनल राइट टू डिफर द सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स। याद है कि नहीं? उसमें वर्ड था अनकंडीशनल राइट। अब उन्होंने अनकंडीशनल वर्ड को रिमूव कर दिया है और उसके बदले उन्होंने डाल दिया है सब्सटेंटिव राइट। सब्सटेंटिव राइट, अगर एंटिटी के पास अच्छे खासे मेजर पावर है कि वो डेफर कर सकती है सेटलमेंट को बियॉन्ड 12 मंथ, तो वो उसको नॉन करंट मानेगी। पर अगर ऐसे कोई सब्सटेंटिव राइट नहीं है उनके पास, कंपनी के पास डेफर करने के, तो करंट मानेंगे। तो अनकंडीशनल की जगह सब्सटेंटिव वर्ड आ गया है। आइला, कुछ बच्चे बोलेंगे यार अच्छा सर ऐसा भी कुछ था क्या, हमने तो वो डेफिनेशन कभी ध्यान ही नहीं दी। तो अगर ऐसा है तो प्लीज जाके डेफिनेशन अपनी किताब में वो वर्ड अनकंडीशनल काट के सब्सटेंटिव लिख देना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ये ही एक इकलौता सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो आएगा। आपको याद होगा इंड एस 1 के अंदर ब्रीच ऑफ कॉवेनेंट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लोन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उसके अंदर यह कहा जाता है कि अगर बैलेंस शीट डेट के पहले आपने कोई लोन कॉवेनेंट मतलब कंडीशन ब्रीच किया है तो लोन इमीडिएटली रीपेबल ऑन डिमांड हो जाएगा। मतलब वो लॉन्ग टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन में बदल जाएगा, मतलब वो करंट लायबिलिटी हो जाएगी। पर इसके 2 एक्सेप्शंस आपको पढ़ाए गए थे। कौन से 2 एक्सेप्शंस पढ़ाए गए थे? पहला कि बैलेंस शीट डेट के बाद अगर लेंडर ने वेवर कर दिया, अगर मान लो इमीडिएटली वेवर कर दिया, माफ कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इसको नॉन करंट ही करोगे। या फिर आपको बैलेंस शीट डेट से पहले ग्रेस पीरियड दे दिया गया 12 मंथ्स या उससे ज्यादा पीरियड का, कि आप रेक्टिफाई कर लेना विद इन 12 मंथ्स या 12 मंथ्स के बियॉन्ड में। आपको याद होगा, क्लियर। तो ब्रीच ऑफ लोन कॉवेनेंट के केस में बैलेंस शीट डेट से पहले, मान लीजिए आपकी 31 मार्च बैलेंस शीट डेट है, बैलेंस शीट डेट से पहले आपने कोई लोन की कंडीशन ब्रीच कर दी, वो लॉन्ग टर्म लोन था, वो लोन हो गया आपका करंट। पर इसमें 2 एक्सेप्शन थे, उनमें से जो एक एक्सेप्शन था ना उसको हटा दिया गया है। कौन सा एक्सेप्शन था? एक्सेप्शन ये था कि इफ द कॉवेनेंट ब्रीच्ड बिफोर रिपोर्टिंग डेट बट द लेंडर वेव्स रीपेमेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, लायबिलिटी कुड स्टिल बी नॉन करंट। ये एक्सेप्शन था कि बैलेंस शीट डेट के बाद मान लो लेंडर ने आपको वेव कर दिया, आपका रेक्टिफिकेशन कर दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं माफ करता हूं, तो हमारा इंड एस कहता था कि फिर आप उसको
एडजस्टिंग इवेंट मानते हुए नॉन करंट ही बोलोगे। पर अब उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को रिमूव कर दिया गया है। टेक्निकली वो एक कार्व आउट था, उस कार्व आउट को रिमूव कर दिया गया है। इफ कॉवेनेंट ब्रीच्ड बिफोर रिपोर्टिंग डेट, लाइबिलिटी बिकम्स करंट इवन इफ लेंडर वेव्स द पेमेंट लेटर ऑन। लेटर ऑन मतलब 31 मार्च के बाद मान लो लेंडर ने पेमेंट को वेव कर दिया, तो आप इसको एडजस्टिंग इवेंट ना मान के नॉन एडजस्टिंग ही मानोगे। इसका मतलब उन दो एक्सेप्शंस में से एक एक्सेप्शन हट गया, बाकी बचा सिर्फ एक ही, वो 12 मंथ ग्रेस पीरियड वाला, वो आज भी कंटिन्यूड है। आई मेरी बात समझ में? ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट है और कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद एक छोटा सा आखिरी अमेंडमेंट, मुझे लग रहा था मैं इसको भी कवर ना करूं, फिर लगा पता नहीं क्या पता झंडू किस्मत हो तुम्हारी और एमसीक्यू में आ जाए। इंड AS 12 में एक अमेंडमेंट है, पर उससे पहले एक रियल लाइफ पॉइंट हुआ क्या है। पिलर 2 ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% करके एक लॉन्च हुआ है। अब जैसे मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स होता है ना, मैट, वैसे ही करके कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए पिलर 2 ग्लोबल मिनिमम टैक्स लाया गया है। ठीक है, इंड AS 12 बस उस पर बोलता है कि उस पिलर 2 ग्लोबल मिनिमम टैक्स पर कोई भी DTA DTL नहीं बनेगा। बस आपको ये याद रखना है कि no DTA DTL shall be recognized as well as disclosed related to pillar 2 global taxes। इसके रिस्पेक्ट में कोई भी DTA DTL ना बनेगा ना डिस्क्लोज होगा। दैट्स ऑल गाइस। मैंने आपको कहा था कि अगले थोड़ी 5-6 मिनट में ही आपको ये अमेंडमेंट्स करवा दिए जाएंगे। दैट्स ऑल, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये शीट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम मेरे चैनल पे, पर उसके लिए उस पर्टिकुलर शीट का जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट है तो मुझे जरूर बताइए, कमेंट आपके लिए खुला हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एक इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन देते हुए जाता हूं, मैंने अपना FR का नया क्वेश्चन बैंक वर्जन 6 ऑलरेडी फ्री रिसोर्स फोल्डर में डाल दिया है। फ्री रिसोर्स फोल्डर की भी लिंक मैं यहां पर डाल रहा हूं, लिंक सेम रहेगी। अमेंडमेंट्स भी मैंने इसमें डाल दिए, और FR का नया क्वेश्चन बैंक भी डाल दिया है जो आपके बहुत काम आने वाला है। नए क्वेश्चन में सारे नए नए अपडेटेड क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं। क्योंकि अभी तक मेरा क्वेश्चन बैंक, इस वीडियो को बनाने तक मेरा क्वेश्चन बैंक हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं PDF में प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें QR कोड भी रहेंगे जिससे आप वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो कई सारे क्वेश्चंस के। चलिए, थैंक्स अ लॉट गाइस, वीडियो जरूर लाइक करिएगा। एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।